प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से यानी कि इंटर बोर्ड का फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए जो है ना हम लोग हिस्ट्री यानी कि इतिहास का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो है ना प्यारे बच्चों इतिहास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं और उसी क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और सीधे सीधे यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा जाएगा। तो आप इन सारे क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से लिख पाएगा। और पहले ही मैं बता दूं आपको प्यारे बच्चों, इसी चैनल पे जो है ना, तो प्यारे बच्चों इसी चैनल पे जो है ना आपका डेली रात में जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा, रात में 8 बजे आपका डेली क्लास होता है जो कि आर्ट्स का होता है। तो आप लोगों को अगर रात में 8 बजे प्यारे बच्चों नोटिफिकेशन मिलता है तो आप जरूर ना, ठीक है, चैनल वगैरह पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि रात में 8 बजे जो भी क्लास होगा आप आराम से देख पाएंगे। क्योंकि इस टाइम आपका आर्ट्स का क्लास होता है, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो आप लोग इस नंबर पर जरूर मैसेज करिए, 98 355 16 710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 आर्ट्स लिख करके भेजना है। हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। और इसी नंबर पे आप पूछ सकते हैं, नोट्स वगैरह भी दिया जाता है, आप उससे भी ले सकते हो, ठीक है। और डेली आप लोग क्लास किया करो, आपका नंबर बिल्कुल 400 प्लस आएगा बच्चों, ठीक है। एग्जाम तक आपको डेली करना है कंटिन्यू क्लास, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, विषय कोड आपका हिस्ट्री का जो रहेगा 321 रहेगा। यहाँ पर हम लोग सेट कोड बी को भी देख रहे हैं फिलहाल। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह का। तो देखो 100 ऑब्जेक्टिव मिलता है, आपको 50 क्वेश्चन बनाना है, 30 शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स वाला मिलेगा, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। 2 मार्क्स वाला होगा क्वेश्चन, तो यहाँ पर सीधा सीधे आपको 30 नंबर मिलेगा। 8 क्वेश्चन आपको शॉर्ट मिलेगा, लॉन्ग मिलेगा, जो कि 5 मार्क्स वाला है। 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 नंबर वाला है तो 20 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका जो है ना प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 50 नंबर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, मतलब कि टोटल 100 मार्क्स का होगा। तो ये आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर देख लो, टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा बच्चों, ठीक है। तो चलो बिना देरी करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर निर्देश वगैरह भी ये दिया गया, इसे भी जरूर पढ़ लेना बच्चों। और लास्ट में इसका आप PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, वीडियो जब खत्म होगा तो लास्ट में हम आपको बता देंगे, तो आप वहाँ से अच्छे से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सीधे बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है ना। तो देखिए संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है, बिल्कुल ही छोटा सा। तो लिखना है, हड़प्पा के खंडहारों जो ना खंडहारों का दीर्घकाल जो ना तक उपेक्षा के बाद राय बहादुर साहनी ने 1921 में हड़प्पा में उत्खनन कार्य करवाया, जो 1925 तक चलता रहा। इसके बाद 1926 से लेकर के 1933 तक जो है माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। मोहनजोदड़ो में 2022 से 2023 में राखल दास बनर्जी के निर्देशन में उत्खनन कार्य आरंभ हुआ। इसके बाद सर जॉन मार्शल चूंकि मेके एवं हेलर के निर्देशन में उत्खनन कराया गया। तो उत्खनन का मतलब होता है कि खंडर को जो है ना खोदा गया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा, साथ में जो नंबर दिया उस पर मैसेज करके भी आप लोग डायरेक्ट ले सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें। तो बिल्कुल आसान से लिख देना है कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र पर लगभग जो है 12,99,607 वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। यहाँ के उत्तर मादामावाद यानी कि जो ना कश्मीर, दक्षिण में मांदा यानी कि महाराष्ट्र, मतलब कि कहने का अर्थ होगा कि जो कश्मीर अभी कहलाता है ये जो ना मैदायामवाद कहलाता था पहले के टाइम में, और जो महाराष्ट्र अभी कहला रहा है महाराष्ट्र मुंबई है ना, तो ये पहले मांदा कहलाता था। और पश्चिम में जो है सुटकान के दौर, और पूरब में जो है आलमगिरीपुर, यानी कि आलमगिरीपुर का नाम पहले था बंगाल, आलमगिरी पहले नाम था, अब बंगाल पड़ गया, तो स्थित था। इस प्रकार से आप लोगों को याद रखने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को लिखें। हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन सा पतन है, उनके कारणों को आपको लिखना है। तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा, आपको लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का निम्नलिखित कारण है। पहला लिख सकते हो आप लोग बाढ़, ठीक है ना, बाढ़ जो कि नदी वगैरह के कारण आता है। बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ का समस्या होता है ना। इसके अलावा विदेशी आक्रमण,
और विदेशी आक्रमण यानी कि विदेश के जो भी डाकू हो गया या फिर जो भी होता था पहले के टाइम में, राजा का निर्देश का पालन करके जो है आक्रमण करता था, है ना। इसके अलावा जो है ना भूस्खलन, महामारी, भूकंप, ये सारा समस्या था, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, इन सभी को जो है आपको ले लेना है PDF में, मैसेज का आप लोगों इस नंबर पे मैसेज करके जरूर ले लेना। अगर मैं ग्रुप में ना भेज पाऊँ तो मैसेज करना, ताकि मैं भेज दूंगा 98-355-16-710। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग 200 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और आपका डेली चलते रहेगा, तो आपको करना है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आएगा सारा क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, है ना। तो उत्तर लिखना है आप लोगों को। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कुछ सिद्धांत बनाए थे। इन सिद्धांतों को अशोक का धम्मा कहा जाता है ना। धम्मा का अर्थ समझ में आ गया। अशोक कई प्रकार के मतलब होता है ना, आप लोग पढ़ने के लिए क्या करते हो, रूटीन वगैरह बनाते हो, तो उसी प्रकार से वो अपने जो उनके प्रजा थे, यानी कि जो वहाँ पर वो जो जहाँ के राजा थे, वहाँ के जो भी ग्रामीण उनके प्रजा थी, तो सभी के लिए एक जो ना प्लान बनाई थी, उसी प्लान को कहा जाता था धम्मा। अशोक का धम्मा सभी धर्मों का सर्वसापेक्ष था, यानी कि सभी धर्मों के लिए बराबर था। अब धम्मा की जो विशेषताएं होगी वो हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। पहला विशेषता हो जाएगा सार्वभौमिकता, है ना। सार्वभौमिकता का अर्थ क्या होता है जान लीजिए, यानी कि अशोक का धर्म एक सार्वभौमिक धर्म था, क्योंकि इसमें सभी अच्छे गुणों का समावेश था जो सभी धर्मों में समान रूप से देखने को मिलता था। ये आपको समझ आ गया। धम्मा का अर्थ क्या है, सिंपल सा ही लिखा गया है ना। आगे बढ़िएगा, इसी में जो और हो जाएगा तो देख लीजिएगा, एक था अहिंसा। अहिंसा मतलब समझ में आता है ना, कहने का अर्थ हो जाएगा अहिंसा अशोक के धर्म की एक प्रमुख विशेषता थी। उसके धर्म न केवल मनुष्यों वरना पशुओं की हत्या का भी निषेध था। कहने का अर्थ हो गया कि अहिंसा किसी भी प्रकार का हिंसा हो सकता है। अभी के टाइम में मुर्गी आप लोग काट के खा जाते तो किसी भी प्रकार का पशु हो गया, चिड़िया हो गया, इन सभी को अगर मारा जाता था तो वो क्या होता था, उनके लिए अपराध था, उनको सजा वगैरह मिलता था, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर आप जगह असहिष्णुता, ठीक है, असहिष्णुता यानी कि असहिष्णुता अशोक के धम्म में दूसरी प्रमुख विशेषता थी। वह सभी धर्मों का आदर करता था, है ना। अब हो जाएगा नैतिकता, है ना। नैतिकता में हो जाएगा अशोक के धर्म की सबसे बड़ी विशेषता थी उसमें नैतिकता का पाया जाना। नैतिकता का अर्थ हो गया कि सभी धर्मों का, सभी लोगों का, सभी जीव जंतुओं का समान जो है ना समान उनको अधिकार देना, उनको समझना, है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 5 नंबर। ये बोला हड़प्पा सभ्यता के मातृ प्रधान सभ्यता क्यों कहा जाता है। मतलब कि हड़प्पा जो सभ्यता है इसको मातृ प्रधान सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो बिल्कुल आसान सा उत्तर होगा, यह बिल्कुल सत्य है कि हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता। कहने का अर्थ मातृ का मतलब आप लोगों को पता है ना, मिट्टी, है ना, मिट्टी से जुड़ा हुआ लोग होता है ना। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता है, क्योंकि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। अभी के टाइम में भी होता है ना, धरती माता को पूजा जाता है ना। यहाँ घर की मुखिया पिता ना हो करके माता होती थी, यानी कि पहले के टाइम में घर का मुखिया स्त्री होती थी, ठीक है ना, महिला उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6 नंबर। ये बोला हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर प्रकाश डाले। लिपि का अर्थ हो जाता है भाषा, है ना। चलिए तो उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। आज तक कोई भी इतिहासकार इस लिपि को नहीं पढ़ पाया। यह लिपि खास बात यह है कि पहली लाइन दाएं से बाएं की ओर, पहली लाइन दाएं से बाएं की ओर, बाएं की ओर जो है ना, और बाकी लाइन बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल इस प्रकार से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है, याद बिल्कुल हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं। तो देखिए मोहनजोदड़ो
मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मतलब कि जो शमशान घाट वगैरह होता है उसी को कहा जाता है, जहाँ पर लाश ही लाश हो ना। तो चलिए और बढ़ते आगे। इनको इस सिंध का बाग भी कहा जाता है। यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी का नाम भी क्या था, नाम भी पुकारा जाता था, है ना। हड़प्पा सभ्यता की कितनी राजधानी थी, तो जुड़वा राजधानी थी। ये भी आपको याद रखना है, 2 राजधानी, ठीक है। इसका नाम भी पुकारा जाता था। और उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा, पूछा जाता है ना कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो। ये भी आपको याद रखना है ना। नगर था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी लगभग अगर हम लोग देखें तो ये था 483 किलोमीटर, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। ये आपसे बोला गया कि संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची और राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का संक्षिप्त टिप्पणी आप लोगों को देना है ना। तो उत्तर होगा केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई थी। पहली थी संघ सूची, दूसरी थी केंद्रीय सूची। संघ सूची का अर्थ हो जाता है कि सभी को मिलाकर के, यानी राज्य और केंद्र को मिलाकर के एक देश बनाना। और केंद्र का अर्थ हो जाता है कि जो जितनी भी राज्य हैं वो सभी केंद्र के द्वारा चलती है ना। सभी राज्यों पर शासन करने वाली सरकार को केंद्र कहा जाता है। और सूची जो अलग अलग राज्य हैं, और समवर्ती सूची ये सब मिलाकर के ना। तो उसके बाद देखिएगा संघ सूची में वे सभी विषय रखे गए हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हो, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया जाता हो, उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे संघ सूची। आपको समझ में आ गया। संघ सूची का अर्थ होता है कि जिस पर सरकार और केंद्र का, यानी कि केंद्र की जो सरकार है वही अपना कानून और अधिकार बनाएगी, उसी को हम लोग कहेंगे सिंपल सा संघ सूची, है ना। आगे बढ़ेंगे, जैसे कि कह सकते हो प्रतिरक्षा, विदेश। और जैसे कि प्रतिरक्षा का अर्थ हो गया कि जो सेना वगैरह हो गया उसका पेमेंट वगैरह कौन करता है, उसका पेमेंट सरकार करेगी, केंद्र सरकार। विदेशी जो भी जो है मुद्रा वगैरह आई उसका भी। और डाक, तार, लेड़वे इत्यादि ये सभी जो है ना संघ सूची में आती है, यानी कि केंद्र सरकार में। आगे बढ़ते हैं। संघ सूची में जो है ना संघ सूची में प्रादेशिक महत्व के विषय में सम्मिलित विषय को भी सम्मिलित किया गया है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को ही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हो जाता है आपका राज्य सूची। राज्य सूची के कौन कौन सा विषय होगा, तो राज्य के अंतर्गत कृषि आएगा, पुलिस आएगा, जेल आएगा, चिकित्सा, स्वास्थ्य केंद्र यानी कि हॉस्पिटल, सिंचाई यानी कि नहर वगैरह, तो ये सभी राज्य के अंतर्गत आता है। और समवर्ती सूची का अर्थ हो जाता है समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। मैंने पहले ही बोला था ना, समवर्ती सूची जो है इस पर राज्य और केंद्र दोनों, यानी कि जैसे कि बिहार है और केंद्र आपका पड़ जाता है पूरा ऑल इंडिया मिला करके, जैसे कि दिल्ली में है ना, तो ये दोनों मिलकर के सर जो है ना यहाँ पर कानून बना सकता है, किसमें, समवर्ती सूची में। और इस सूची में बिजली, विवाह, कानून, मूल्य नियंत्रण, शिक्षा, वन इत्यादि ये सभी आता है ना। कभी भी पूछा जाए कि समवर्ती सूची में क्या क्या आता है, इसका उदाहरण दीजिए, तो आप देख सकते हो विवाह हो गया, कानून, मूल्य नियंत्रण, शिक्षा, वन, बिजली, ये सभी समवर्ती सूची में आ जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से 9 नंबर की, किन आधारों पर संविधान की आलोचना की जाती है ना। कभी कभी आप लोग देखते हो संविधान की आलोचना की जाती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, SC/ST का जो बिल है वो पास किया गया है ना। SC जो है, SC में बहुत सारे ऐसी जाति थी जिसको जो है ना OBC के अंतर्गत जो है ना EBC में ला दिया गया है ना, EBC में ला दिया गया। तो इन सभी का आलोचना भी वो लोग किए, है ना। तो क्यों किए, तो यही कारण बता देते हैं कि देशी विदेशी विद्वानों को देशी विदेशी विद्वानों ने निम्न आधारों पर भारतीय संविधान की आलोचना की। चलिए वो कौन कौन सी विचार हो सकती है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। तो पहला हो सकता है कि यह सभा जनता द्वारा निर्वाचित नहीं थी। भारत के संविधान सभा जैसी महत्वपूर्ण संस्था के गठन के लिए जनता को प्रत्यक्ष और रूप से भागीदार बनाना अति आवश्यक था, क्योंकि इसके द्वारा बनाए जाने वाले संविधान का मूल
उद्देश्य भारतीय जनता की जो ना आकांक्षाओं को पूर्ण करना था। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि संविधान सभा को एक दलीय संस्था कहकर भी आलोचना की जा सकती है। उस समय भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व था, इसलिए संविधान सभा पर कांग्रेस का प्रभाव था। अतः इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि यह प्रभुत्व संपन्न था। चलिए आगे तीसरा पॉइंट हो सकता है कि संविधान सभा की आलोचना इस आधार पर भी की जा सकती है क्योंकि यह मात्र हिंदुओं की संस्था थी, इसमें अन्य धर्मों के लोगों को नाम मात्र का स्थान था। सही बात है, तो आपको ये भी सारा पॉइंट याद रखना है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा जो है 10 नंबर। ये बोला संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो बिल्कुल देखिए, संविधान सभा का गठन जो हुआ कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना में निश्चित किया गया था कि संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर जिसमें कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, ब्रिटिश मतलब कि जो अंग्रेज वगैरह थे वहाँ के लगभग सभी अधिकारी रहेंगे। इसके अलावा इस 292 को छोड़ करके जो भी बचा वो सभी भारत के रहेंगे और प्रतिनिधि होगा। उसके बाद 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। तो इस प्रकार से 4 जो मेन था चीफ कमिश्नर वो विदेशी लोगों को बनाया गया। इसके अलावा जो भी बचा उन सभी को रियासतों में प्रतिनिधित्व के रूप में 93 देशी यानी कि जो भारत के मूल निवासी थे उन सभी को रखा गया था प्रतिनिधि में, है ना, यानी कि इन सभी का जांच वगैरह करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसी में पॉइंट एक और आपका हो जाता है ना, इसी क्वेश्चन का उत्तर और होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 292 के साथ कुल 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुई। तो उसमें से कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्रता उम्मीदवार निर्वाचित हुए। मुस्लिम लीग अपनी निर्बल स्थिति को देखते हुए संविधान सभा का बहिष्कार किया। देखिए, कहने का अर्थ हुआ कि पहला जो चुनाव हुआ था 1946 में हुआ था, है ना, और ये जो चुनाव हुआ था किसके द्वारा, इसमें जो कांग्रेस को बहुमत मिला था वो लगभग 200 उस समय 292 टोटल सीट था और इसमें से 296 सीट जो है मतलब कि 292 था ना, नहीं 296 था, इसमें से 208 सीट कांग्रेस जीती थी। मुस्लिम लीग जो थी उन लोगों को मात्र 73 सीट मिला था, इसलिए मुस्लिम लीग जो थी उन लोगों ने इस संविधान सभा को बहिष्कार कर दिया था, है ना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बताया, 200 क्वेश्चन है हम लोग करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, बट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग छोड़ेंगे। डेली आप लोगों को जुड़ना है ना। चलिए क्वेश्चन एक और आ जाता है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो याद रखना है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सन 1922 ईस्वी में राखर दास बनर्जी ने उत्खनन करवाया। राखर दास बनर्जी जो है हड़प्पा सभ्यता नामक एक स्थान था, वहाँ पर खुदाई वो लोग करवाए थे और हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर होने के कारण इस सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। देखिए, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। सिंधु जो शहर है ये सिंधु नदी जो है उसी के किनारे बसा हुआ था, है ना, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो फटाफट से चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आके सर्च करिए, फिर ऊपर करिएगा। फर्स्ट में आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करेंगे। फर्स्ट में देखिए आपके सामने यहाँ पर क्लास 12 का सेशन दिख रहा होगा, इस पर भी क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे बढ़ेंगे बच्चों तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे क्लास 12 का जो है ना सेशन आपको एक और देखने को यहाँ पर जो है बिल्कुल ही मिल जाएगा। नीचे आपको इस प्रकार से बढ़ना है। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है क्लास 12 का यहाँ पर जो है ना बच्चों, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ देखिए आपके सामने जो है ये क्लास 12 का सेशन मिलेगा। या फर्स्ट में आपका रूटीन जो फाइनल एग्जाम का है वो दिया गया, इस पर मत क्लिक करना,
है ना, इस पर भी मत क्लिक करना, और ये मॉडल पेपर है इस पर भी आप क्लिक मत करना। आप देखो बच्चों, यहाँ पर आपको इस प्रकार से रूटीन मिलेगा। किस तरह से मिलेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10th के सेशन में जैसे कि दिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपडेट किया जाएगा, बस कुछ ही दिनों में जल्दी हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025 लिखा हुआ है ना, इसी तरह से यहाँ पर जो है अपडेट हो जाएगा। आप आओगे ना नेक्स्ट क्लास में तो आपको देखने को मिलेगा, कभी आके चेक करना, यहाँ पर मिल जाएगा, मैं बिल्कुल अपडेट कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।